हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुउपयोगी प्रश्न। और इन प्रश्नों में आज की वीडियो में हिंदी रचनाकार और उनकी रचनाएं, वो भी आदिकाल से संबंधित रचनाएं। तो आज का हमारा विषय रहेगा आदिकाल के रचनाकार और उनकी रचनाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये अक्सर आपकी हर परीक्षा में इनमें से एक न एक रचना जरूर पूछी जाती है। यदि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करती हूँ आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो आइए, ज़्यादा समय टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ये हैं आदिकाल के रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो पहले रचनाकार हैं आपके चंदवरदाई, और इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, और ये लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में। इसमें रचना में अगर ये आता है कि इसमें किसका वर्णन है, किसके बारे में है, तो इस रचना में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है। मैं इन सब रचनाओं के बारे में आपको बताती भी जाऊंगी कि इनमें किसके बारे में बताया गया है, नायक नायिका कौन है, और किसके बारे में ये बताई गई हैं, रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, और इसके लिए कुछ विद्वानों ने प्रमाणिक माना, कुछ विद्वानों ने अर्ध प्रमाणिक माना, और कुछ विद्वानों ने अप्रमाणिक माना। एक वीडियो इसके लिए भी तैयार करूंगी, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एक बार ये टीजीटी में भी क्वेश्चन आया था कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक किस कवि ने या किस लेखक ने माना। ठीक है, तो इससे पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड नंबर पर है आपके रचनाकार दलपति विजय, और ये है इनकी रचना का नाम है खुमान रासो। ये 9वीं शती में लिखी गई, और इसमें चित्तौड़ के नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है। तीसरे नंबर पर है आपकी नल्ले सिंह भाट की रचना है विजयपाल रासो, जो कि अप्राप्त है, और ये 11वीं शती में लिखी गई। इस रचना में विजयगढ़ के शासक विजयपाल के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन है। फोर्थ नंबर पर आते हैं आपके नरपति नाल है। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इनकी रचना का नाम है बीसलदेव रासो, और ये 12वीं शती में लिखी गई है। इसमें बीसलदेव रासो में लौकिक विरह संदेश दिया गया है, और ये है इनके जो नायक हैं वो हैं अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव और उनकी राजमती के प्रेम और विरह का वर्णन है बीसलदेव रासो में। ये 12वीं शती में लिखी गई थी। तो आपके एक तो इनमें रचना जो वीर गाथा काल या आदिकाल, एक ही काल को कहते हैं, तो ये उस समय के ये प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इनमें से एक ना एक रचनाकार तो अवश्य ही पूछ लिया जाता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चंदवरदाई, नरपति नाल है, और एक जगनिक, ये हैं। तो आप इन्हें तो रट लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट रचनाकार हैं आपके शारंगधर। इनकी रचना का नाम है हम्मीर रासो। ये भी अप्राप्त है और मिली नहीं है, ये प्राप्त नहीं हो पाई है। और इसमें हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन और हम्मीर की प्रशंसा का चित्रण किया गया है। फिर आते हैं जगनिक रचनाकार, जो जगनिक कवि हैं। इनकी रचना का नाम है परमाल रासो, और जिसे हम आलाखंड के नाम से भी जानते हैं, और 13वीं शती की रचना है ये। इसमें महोबा के राजा परमाल देव के सामंत, जो महोबा के राजा थे परमाल देव, उनके सामंत थे आल्हा और ऊदल, उनकी वीरता का वर्णन है। ये आल्हा ऊदल गांव में बरसात के मौसम में ये गाया जाता है। फिर है भट्ट केदार अगले रचनाकार, और इनकी रचना का नाम है जयचंद प्रकाश। ये भी अप्राप्त है, 12वीं शती में लिखी गई है, और इसमें महाराज जयचंद की वीरता का वर्णन है। और इस नेक्स्ट हैं आपके मधुकर।
इनकी रचना का नाम है जय मयंक जस चंद्रिका, जो कि ये भी अप्राप्त है, 12वीं शती में लिखी गई है। इसमें भी महाराज जयचंद के पराक्रम का वर्णन है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो है, पहले कवि चंदबरदाई, दूसरे नरपति नाल है इनकी रचना, और जगनिक। ये 3 कवि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, और इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपके सामने जरूर आता है। चलिए अब आगे के कवि देख लेते हैं। नेक्स्ट कवि हैं आपके कुशल लाभ। ये भी बहुत पूछे जाते हैं, और इनकी रचना का नाम है ढोला मारूरा दूहा। ये 15वीं शती में रची गई थी, और इसमें इसका जो विषय था वो था लौकिक विरह संदेश काव्य था ये, ठीक है। और अगर हम इसकी रचना को याद करने का जैसे प्रयास करें, आप ट्रिक द्वारा ही याद कर सकते हैं। इतनी सारी रचनाएं और रचनाकारों के नाम याद रखना संभव नहीं होता है, तो हम ट्रिक बना लेते हैं। अब जैसे कुशल लाभ है और ढोला मारूरा, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कुशल होते हैं वो ढोलक बजाने में कुशल हैं, ठीक है, ढोलक बजाने में कुशल हैं। इस तरीके से हमें ये याद हो जाएगी। कुछ ना कुछ ट्रिक तो बनानी ही पड़ती है याद करने के लिए। नेक्स्ट है आपके अज्ञात कवि हैं ये, और वसंत विलास इनकी रचना है, और ये 13वीं-14वीं शताब्दी के मध्य लिखी गई है। इसमें श्रृंगार परक और सरस ब्रज भाषा काव्य है, जिसमें स्त्रियों पर वसंत के प्रभाव का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपके अमीर खुसरो रचनाकार, इनकी रचनाएं ये भी बहुत पूछी जाती हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं जिनके बारे में एक न एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। तो अमीर खुसरो की पहली रचना है खालिकवारी, ये 13वीं शती में रची गई थी, और ये एक हिंदी फारसी शब्दकोश है। नेक्स्ट फिर से ये अमीर खुसरो की ही 3 रचनाएं बताई गई हैं। अमीर खुसरो की है दूसरी नूह सिपहर, ये भी 13वीं शताब्दी की है। इसमें भारतीय बोलियों का वर्णन किया गया है। फिर अमीर खुसरो की अगली आती है आपकी पहेलियाँ मुकरियाँ और 2 सुखने। ये भी आपके बहुत पूछे जाते हैं। ये खड़ी बोली के आदिकाल में खड़ी बोली के ये रचनाकार रहे हैं। खड़ी बोली की शुरुआत भी इन्हीं से हुई थी। तो जो पहेलियाँ मुकरियाँ और 2 सुखने हैं, ये भी 13वीं शताब्दी में रची गई थी, और इसका विषय भी लोकरंजक और शिक्षाप्रद था। और जो अमीर खुसरो की अगली है वो है आवाज़ ए खुसरवी, ये भी 13वीं शती में रची गई थी, और ये एक संगीत प्रधान है। नेक्स्ट है विद्यापति। विद्यापति को हम मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। विद्यापति, इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने जो है गीतकार भी इनको कहते हैं। तो विद्यापति के देखते हैं जो 3 इनकी रचनाएं हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो पहली है आपकी पदावली। और ये है 14वीं शती में रची गई थी। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। नेक्स्ट है आपकी विद्यापति की कीर्तिलता, ये अवट्ट में है, अवट्ट भाषा में है, 14वीं शती में रची गई है, और ये एक ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। और अगली है आपकी विद्यापति की ही रचना कीर्ति पताका, ये भी 14वीं शती में रची गई है, लेकिन ये अभी प्राप्त नहीं हुई है, बस इसके बारे में सुना गया है। ये भी अवट्ट भाषा में है। तो ये भी भाषाएं भी पूछ ली जाती हैं कि पदावली आपकी मैथिली भाषा में है, और कीर्तिलता कीर्ति पताका आपकी अवट्ट भाषा में है। तो विद्यापति भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं जिनके बारे में ज़रूर क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर हैं आपके रोड़ा कवि। इनकी रचना का नाम है रौरवेल, और ये 10वीं शती में रची गई थी। ये एक गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। चंपू काव्य भी आपसे पूछ लिया जाता है कि चंपू काव्य किसे कहते हैं। तो जो रचना
गद्य और पद्य को मिलाकर बनाई गई हो, यानी जो गद्य भाषा है और काव्य भाषा है उसे मिलाकर बनाई गई हो, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। और इस रचना में नायिका रउरवेल के नख शिख का सौंदर्य का श्रृंगारिक वर्णन है रउरवेल में। नेक्स्ट है आपके अब्दुल रहमान संदेश रासक। ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और ये 13वीं शती में रचना रची गई है। और इनका आप ट्रिक बना सकते हैं अब्दुल रहमान की कि अब्बू को संदेश भेजा, ठीक है, अब्बू को रहमान ने संदेश भेजा, इस तरीके से आप ये रचना याद कर सकते हैं। अब्दुल रहमान ये भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। नेक्स्ट है आपके दामोदर शर्मा। तो इनका ये रचना जो है उसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये भी 12वीं शती में ये रचा गया है। इसका रचना काल जो है 12वीं शती है और ये गद्य और पद्य मिश्रित व्याकरण ग्रंथ है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट है आपके ज्योतिश्वर ठाकुर। इनकी रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। ये भी 14वीं शती में रचा गया और इसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का चित्रण है। और नेक्स्ट है आपके स्वयंभू। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और इनकी रचना का भी नाम ये पौंचर्यू के नाम से है। और इनकी भी जो रचना है ये बहुत पूछी जाती है और इसमें ये राम जी के बारे में है, राम कथा का ही एक महाकाव्य है, ठीक है। तो आज हमने जाने आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि और कवियों की रचनाएं और उनके बारे में, रचनाओं में किसके बारे में क्या वर्णन है, ठीक है। अगर ये सब इनमें से एक न एक आदिकाल से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब मैं जो अगली वीडियो में लाऊंगी भक्ति काल से संबंधित, जो कि जिसमें संत काव्य होंगे। भक्ति काल को कई भागों में बांटा गया है, राम काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा। तो एक वीडियो में उसका भी आपको लेकर आऊँगी। धन्यवाद।